हैरत अंगेज तौर पर इसका मतलब है कि हीरा, जो दुनिया का सबसे सख्त कुदरती मादा माना जाता है, दरअसल तकरीबन मुकम्मल तौर पर खाली है। यही बात पत्थरों, लोहे, शीशे, यहाँ तक कि सख्त तरीन लकड़ी पर भी सादिक आती है, और ख़ुद हम इंसान भी इसी उसूल के तहत तकरीबन खाली हैं। मैंने कहा था कि ठोस मादा एटम से भरपूर होता है, मगर ये भरपूर होना एक फ़रेब है, क्योंकि एटम्स के अंदर खिला ही खिला है। अगर न्यूक्लियस को फुटबॉल माना जाए तो हर 2 फुटबॉलों के दरमियान 15 किलोमीटर का खिला होता है। ज़रा सोचें, अगर आप किसी चीज़ को बार बार काटते जाएं, हर बार उसे 2 हिस्सों में बांटते जाएं, तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आप सोचेंगे कि क्या अब इसे मज़ीद काटा जा सकता है। क्या कोई ऐसा लम्हा आता है जब चीज़ें इतनी छोटी हो जाती हैं कि उसे किसी भी धारीदार ब्लेड या बारीक तरीन सुई से भी नहीं काटा जा सकता? आखिर वो कौन से इंतहाई छोटे ज़र्रात हैं जिनसे सारी चीज़ें बनी हुई हैं? यानी मादा जिन बुनियादी हिस्सों से मिलकर बनता है, वो असल में हैं क्या? हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें मुख्तलिफ़ खुसूसियात और मुख्तलिफ़ रंगें क्यों रखती हैं? उनकी बुनियादी बनावट कैसी होती है? अगर आपने पिछले 3 वीडियोज़ पर गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि मुसन्निफ़ ने हर बाब में एक साइंसी हकीकत को बयान करने से पहले उस बारे में मशहूर कदीम कबायली कहावतों और मजहबी किस्सों को बयान किया। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि साइंसी हक़ाइक़, जैसा कि हमने इस सिलसिले की पहली वीडियो में बताया था, किसी जादुई और देवमालाई कहानी से ज़्यादा हैरत अंगेज़ और दिलचस्प हो सकते हैं। लेकिन आज के मौजू यानी कि चीज़ों के सबसे बारीक तरीन ज़र्रे के बारे में कोई कहानी नहीं। क्यों? ये मुसन्निफ़ के अल्फाज में सुनते हैं। इसकी वजह सादा है। इस मौजू पर यानी मादे की इंतहाई बारीक तरीन सतह के बारे में कोई देवमालाई किस्से मौजूद ही नहीं हैं। ये मौजू सूरज, कौस क़ज़ा या ज़िलज़िलों की तरह नहीं, जिनके बारे में इब्तिदाई इंसानों ने बेशुमार किस्से कहानियाँ गढ़ रखी थीं। और अगर ज़रा गौर करें तो ये बात कुछ हैरत अंगेज़ भी नहीं। वजह यह है कि उन कदीम इंसानों के पास ऐसे किसी ज़रिए का वजूद ही नहीं था जिससे वो एटम की नादीदा दुनिया को दरियाफ्त कर सकते। चुनांचे ज़ाहिर है कि उन्होंने इस बारे में किसी किस्म का अफसानवी तस्वुर भी तश्कील नहीं दिया। जब तक खुर्दबीन ईजाद नहीं हुई, जो कि 16वीं सदी की बात है, इंसान ये जानने से कासिर थे कि झीलों, तालाबों, मट्टी, गर्द गुबार, हत्ता कि हमारे अपने जिस्मों में भी बेशुमार जानदार मौजूद हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि इंसानी आँख उन्हें देखने से कासिर है। और ये मखलूक़ात ना सिर्फ पेचीदा होती हैं बल्कि अपनी नौइयत में खूबसूरत भी हो सकती हैं, या बाज़ के नज़दीक खौफनाक। मसलन डस्ट माइट्स, जो मकड़ियों की दूर की रिश्तेदार हैं, इतनी बारीक होती हैं कि हर घर में, हर कालीन और हर बिस्तर में हज़ारों की तादाद में मौजूद होती हैं, गो कि उन्हें आम आँख से देखना मुमकिन नहीं, ग़ालिबन आपके बिस्तर में भी। अब ज़रा तसव्वुर करें कि अगर कदीम लोग उनसे वाकिफ़ होते तो उन्होंने किस कदर रंगीन और खौफनाक दास्तानें गढ़ ली होती। लेकिन चूँकि उनके पास उन्हें देखने का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए उनका वजूद का तसव्वुर भी मौजूद ना था। चनाचे कोई देवमालाई किस्सा भी ना गढ़ा गया। अब जबकि हम एटम यानी मादे के बारीक तरीन ज़र्रे की बात कर रहे हैं, तो ये जान लेना दिलचस्प है कि एक मामूली से डस्ट माइट में भी 100 ट्रिलियन से ज़ायद एटम्स होते हैं, और ख़ुद डस्ट माइट्स भी जिन खलियों से बनते हैं वो उनसे भी छोटे होते हैं, और उन खलियों के अंदर जो बैक्टीरिया बसते हैं वो तो और भी छोटे होते हैं। लेकिन एटम, वो तो बैक्टीरिया से भी अरबों गुना छोटे होते हैं। हमारी दुनिया, हम खुद और हमारे आसपास की सारी चीज़ें उन्हीं नाकाबिल दीद छोटे तरीन ज़र्रात से बनी है, जो अपने अंदर ख़ुद इंतहाई दिलचस्प दुनिया रखती है। और ये वो हकीकत है जिसका जिक्र ना तो किसी देवमालाई दास्तान में है, ना ही उन मुक़द्दस किताबों में जिन्हें आज भी बाज़ लोग खुदा की तरफ से नाज़िल करदा इल्म मुतलक समझते हैं। और आज हम इसी हैरानकुन दुनिया के बारे में जानेंगे। हकीकत ये है कि इन मुक़द्दस रवायात और किताबों में वो मालूमात मौजूद ही नहीं जिन्हें साइंसी तहकीक ने सदियों की मेहनत से दरियाफ्त किया। ये मुक़द्दस किताबें ना तो हमें ये बताती हैं कि कायनात कितनी बड़ी है या कितनी पुरानी, ना ये बताती हैं कि कैंसर का इलाज कैसे किया जाए, ना इनमें कशिश सकुल की वजाहत है, ना इंटरनल कंबस्शन इंजन की, ना न्यूक्लियर फ्यूजन, ना बिजली, ना बेहोशी की दवाएं, ना इनमें जरासीम का जिक्र है।
اگر ہم ان کتابوں کو ان لوگوں کے تناظر میں دیکھیں جنہوں نے انہیں بیان کیا یا لکھا تو ہم یہی سمجھ پاتے ہیں کہ ان میں وہی کچھ موجود ہے جو ابتدائی انسان جانتے تھے، نہ ایک ذرہ زیادہ نہ کم۔ اب اگر یہ واقعی ایسے عالم الغیب خداؤں کے کلام تھے تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ان خداؤں نے ان سب اہم اور مفید باتوں پر مکمل خاموشی اختیار کیوں کی؟ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یونان، چین اور ہندوستان کے قدیم تہذیبوں میں یہ نظریہ مشترک تھا کہ دنیا 4 عناصر مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بنی ہے، مگر ان میں سے ایک یونانی مفکر ڈیموکریٹس نے ایک ایسی بات کہی جو جدید سائنسی علم کے قریب تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر کسی چیز کو مسلسل 2 ٹکڑوں میں کاٹا جائے تو آخرکار ایک ایسا ٹکڑا آئے گا جو مزید کاٹا نہیں جا سکے گا، ایک ایسی بنیادی اکائی جو ناقابل تقسیم ہو۔ یونانی زبان میں کاٹنے کو ٹم کہا جاتا ہے، اور جب اس کے آگے اے لگا دیا جائے یعنی ٹم کو ایٹم کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہ کٹنے والا یا تقسیم نہ ہونے والا، اور یہی لفظ ایٹم کی بنیاد بنا۔ اگر ہم سونے کے ایک ایٹم کو دیکھیں تو وہ سونے کا سب سے چھوٹا ممکنہ ذرہ ہوگا، اگر اسے مزید تقسیم کیا جائے تو وہ سونا نہیں رہے گا۔ اسی طرح لوہے، آکسیجن، ہائیڈروجن وغیرہ کے ایٹمز ان عناصر کے بنیادی یونٹ ہیں۔ اب تک سائنسی طور پر تقریباً 100 اقسام کے ایٹمز کی شناخت ہو چکی ہے، جن میں سے تقریباً 90 قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں، جبکہ باقی لیبارٹری میں مخصوص حالات میں تیار کیے گئے ہیں، اور وہ بھی صرف معمولی مقدار میں۔ اور ہمارے ارد گرد کی ساری چیزیں بشمول ہم خود انہی عناصر کے ایٹم سے مل کر بنے ہیں۔ جن مادوں میں صرف ایک قسم کے ایٹمز ہوتے ہیں انہیں عناصر کہا جاتا ہے۔ بہت سے وہ مادے جو روزمرہ زندگی میں نظر آتے ہیں دراصل خالص عناصر نہیں بلکہ مرکبات یا کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک سے زیادہ ایٹمز کے مخصوص امتزاج سے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے، جس کو H2O بھی کہا جاتا ہے۔ جب 2 مختلف عناصر مل کر کوئی مرکب بناتے ہیں تو ان کے مجموعے کو مالیکیول کہتے ہیں۔ پانی کا ایک مالیکیول 3 ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کا ایٹم ہوتا ہے، مگر جانداروں میں پائے جانے والے کچھ مالیکیولز سینکڑوں ایٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں جو خاص ترتیب اور ربط کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مالیکیول کی اصطلاح صرف مختلف ایٹمز کے امتزاج تک محدود نہیں، بعض اوقات ایک ہی قسم کے 2 یا زیادہ ایٹمز مل کر بھی مالیکیول بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آکسیجن گیس 2 آکسیجن ایٹمز کے ملاپ سے بنتی ہے، اور اگر 3 آکسیجن ایٹمز آپس میں جڑ جائیں تو آکسیجن کے بجائے اوزون گیس بن جاتا ہے، جس کے خواص آکسیجن سے کہیں مختلف ہوتے ہیں۔ آکسیجن کے بغیر ہمارا سانس لینا ممکن نہیں، اور جبکہ دوسری طرف اوزون گیس کا سانس لینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ڈائمنڈ یا ہیرے کو اگر سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ دراصل ایک بے حد بڑا مالیکیول ہوتا ہے، جس میں کروڑوں کاربن ایٹمز ایک خاص ترتیب میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ان ایٹمز کی اندرونی ترتیب اتنی باقاعدہ اور منظم ہوتی ہے کہ گویا یہ کسی فوجی پریڈ کا منظر پیش کر رہے ہوں، لیکن یہ پریڈ 2 نہیں بلکہ 3 اطراف میں جاری ہوتی ہے۔ جیسے پانی میں مچھلیوں کا جھنڈ حرکت کرتا ہے، تاہم اگر موازنہ کیا جائے تو سب سے چھوٹے ہیرے میں موجود کاربن ایٹمز کی تعداد بھی دنیا کے تمام مچھلیوں اور انسانوں کی مجموعی تعداد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ ایٹمز ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں کسی حد تک غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارا یہ تصور کہ ایٹمز سخت ٹھوس ذرات کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں دراصل حقیقت سے دور ہے۔ اصل میں زیادہ تر ٹھوس مادہ حقیقتاً خالی جگہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس بارے میں اسی ویڈیو میں آگے تفصیل سے سمجھائیں گے۔ تمام کرسٹل اسی پریڈ والے اصول کے تحت بنتے ہیں، یعنی ایٹمز مخصوص فاصلوں پر ایک طے شدہ پیٹرن میں ترتیب دیے جاتے ہیں، اور یہی ترتیب اس کرسٹل کی شکل و صورت کو متعین کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کاربن اگر ایک خاص ترتیب اختیار کرے تو وہ ہیرے جیسا سخت ترین مادہ بنتا ہے، لیکن اگر وہی کاربن کے ایٹمز ایک مختلف پیٹرن میں جڑ جائیں تو وہ گریفائٹ بنتے ہیں، جو اتنا نرم ہوتا ہے کہ اسے چکناہٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم عموماً کرسٹل کو شفاف اور خوبصورت اشیاء کے طور پر دیکھتے ہیں، جیسے کہ شیشہ یا قیمتی پتھر۔ بعض اوقات ہم دوسرے صاف مادوں کے لیے بھی کرسٹل کلیئر جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ زیادہ تر ٹھوس مادہ
क्रिस्टल पर ही मुश्तमिल होता है और उनमें से अक्सर शफाफ नहीं होते। मसलन लोहे का एक टुकड़ा कई छोटे छोटे क्रिस्टल्स पर मुश्तमिल होता है। हर क्रिस्टल में लाखों लोहे के एटम्स मखसूस तरतीब में परेड कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हीरे में कार्बन के एटम्स होते हैं। सोना, तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम, ये सब अनासिर भी इसी उसूल पर अपने अपने क्रिस्टल्स बनाते हैं। कभी कभार क्रिस्टल एक ही किस्म के एटम से बने होते हैं, लेकिन बाज़ क्रिस्टल दो मुख्तलिफ अक़साम के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो बारी बारी एक ख़ास तरतीब से जुड़े होते हैं। जैसा कि नमक, जिसमें सोडियम और क्लोरीन के एटम्स ख़ास तरतीब से बारी बारी जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ इनको एटम्स नहीं बल्कि आयन्स कहा जाता है। इनको आयन्स क्यों कहा जाता है, इसकी तफसील भी आगे आएगी। हर सोडियम आयन के गिर्द 6 क्लोरीन आयन्स होते हैं, सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे, एक मुकम्मल से जहती निज़ाम। हर क्लोरीन आयन के इर्द गिर्द भी यही सोडियम आयन्स मौजूद होते हैं। इस तरतीब से जो साख्त बनती है वो चौकोर होती है, और यही वजह है कि नमक के क्रिस्टल अगर खुर्दबीन से देखे जाएं तो वो चौकोर या मकाबी शक्ल में नज़र आते हैं। दूसरी तरफ गैस की हालत में मालिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, जैसे ठोस चीज़ों में मसलन क्रिस्टल में होते हैं। इसके बरअक्स गैस के मालिक्यूल आज़ाद होते हैं और दस्तयाब खिला में हर तरफ बेतरतीब दौड़ते फिरते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बिलियर्ड की गेंदें मेज़ पर टकराती और उछलती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि बिलियर्ड की गेंद सिर्फ 2 जहतों यानी दाएं बाएं आगे पीछे हरकत करती हैं, जबकि गैस के मालिक्यूल 3 जहतों दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हरकत करते हैं। गैस के मालिक्यूल सीधी लाइन में हरकत करते हैं जब तक कि उनका सामना किसी रुकावट से ना हो, जैसे बर्तन की दीवार या कोई दूसरा मालिक्यूल। जैसे ही तसादुम होता है ये मालिक्यूल झटके से रुख बदल लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे गेंद किसी दीवार से टकरा कर पलटती है। गैस का दब जाना इस बात का सबूत है कि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान काफ़ी फासला होता है। मसलन गाड़ी के टायर में जो सख्ती होती है वो दरअसल अंदर कैद हवा के मालिक्यूल्स का दबाव होता है। गैस का प्रेशर उस वक्त बढ़ता है जब या तो ज़्यादा मालिक्यूल्स को कम जगह में बंद कर दिया जाए या दर्जा हरारत बढ़ा दिया जाए, क्योंकि गर्मी से मालिक्यूल्स की रफ्तार और टकराने की शिद्दत दोनों बढ़ जाती है। अब आते हैं माए या लिक्विड की तरफ। माए भी गैस की तरह बहता है, यानी उसके मालिक्यूल्स भी हरकत में होते हैं, इसलिए गैस और माए दोनों को फ्लूइड कहा जाता है। ऐसी चीज़ें जो बह सकती हैं, मगर फ़र्क यह है कि माए के मालिक्यूल्स गैस की निस्बत एक दूसरे के कहीं ज़्यादा करीब होते हैं, इसलिए उनकी हरकत महदूद होती है, लेकिन वो अब भी जगह बदल सकते हैं। अगर आप किसी टैंक में गैस भर दें तो वो पूरी जगह को फ़ौरन भर देगी, हर कोने हर दरार में, मगर माए ऐसा नहीं करता। माए का एक मखसूस हुजूम होता है जो सिर्फ टैंक के निचले हिस्से को बढ़ता है और बाकी हिस्सा खाली रहता है, क्योंकि कशिश सकल इसे नीचे की तरफ खींचती है। इसकी वजह यही है कि माए के मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, मगर वो थोड़ा बहुत एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, यानी उनकी फ़्लो की खासियत है। जब बात किसी ठोस शे की हो तो वो टैंक को ना तो भरने की कोशिश करता है ना उसका हुजूम बदलता है। उसकी वजह यह है कि उसके मालिक्यूल्स अपनी जगहों पर जमे होते हैं, निस्बतन मुस्तकिल फासले पर, और एक दूसरे पर फिसलने की आज़ादी नहीं रखते, अगरचे वो बिल्कुल साकिन नहीं होते। दर हकीकत वो हल्की सी जुम्बिश में होते हैं जो दर्जा हरारत बढ़ने पर तेज़ हो जाती है, मगर ये हरकत इतनी कम होती है कि उनकी तरतीब मुतासिर नहीं होती। बाज़ माए मादे विस्कस होते हैं, जैसे शहद या ट्रिकल। विस्कस माए की खासियत यह होती है कि वो बहुत आहिस्तगी से बहता है, बाज़ औक़ात इतना आहिस्ता कि गोया वो ठोस हो। ऐसे मादे अगरचे क्रिस्टल नहीं होते, मगर उनका बर्ताव ठोस जैसा होता है। अब बात करते हैं मादे के 3 आम हालतों की, ठोस, माए और गैस। ये तीनों फेजेस कहलाते हैं और कई मादे इन तीनों हालतों में पाए जा सकते हैं, बस दर्जा हरारत पर मुनहसर है। ज़मीन पर मीथेन गैस की सूरत में मिलता है, जिसे अक्सर दलदली गैस या मार्श गैस कहा जाता है, क्योंकि ये दलदलों से बुलबुलों की सूरत ऊपर आती है और कभी कभार जल भी उठती है, जिसे कुछ इलाकों में चमकती रूहें या भटकती रोशनी कहा जाता है। लेकिन सैयारा ज़ुहल के चांद टाइटन पर इतनी सर्दी है कि वहाँ मीथेन गैस के माए झीलें मौजूद हैं, और अगर किसी सैयारे पर टाइटन से भी ज़्यादा सर्दी हो तो वहाँ बर्फ़ जैसे मीथेन के ठोस टुकड़े भी मुमकिन हैं। हम पारा या मरकरी को आमतौर पर माए समझते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ज़मीन के दर्जा हरारत पर यह माए होता है। अगर आप पारे को
आर्किटेक्ट सर्दियों में खुली जगह पर छोड़ दें तो वो दहात की सूरत इख्तियार कर लेता है। दूसरी तरफ लोहा या आयरन जो हमें आमतौर पर ठोस सूरत में मिलता है, अगर काफ़ी गर्म किया जाए तो माए बन जाता है। ज़मीन के गहरे मरकज़ में यही माए लोहा और निकल मौजूद है। अगर किसी सैयारे पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो तो शायद उसकी सतह पर लोहे के समंदर हों और शायद उनमें कुछ अजीबुल खलकत मखलूक तैरती हो, अगरचे मुझे इस इम्कान पर शक है। यूं अगर दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ा दिया जाए तो पारा और लोहा दोनों गैस बन सकते हैं। जब हमने आज की वीडियो के आगाज़ में मादे को बार बार काट कर उसके सबसे छोटे मुमकिना इकाई तक पहुंचने का तस्वर किया था तो हम एटम पर रुक गए थे और कहा था कि सोने का एटम वो सबसे छोटी इकाई है जिसे अब भी सोना कहा जा सकता है। मगर क्या वाकई एटम को मज़ीद नहीं काटा जा सकता? और क्या सोने या शीशे का एटम किसी नन्हे से सोने या शीशे के ज़र्रे जैसा दिखाई देता है? हरगिज़ नहीं। एटम ना तो किसी चिप की मानद नज़र आता है, ना ही उसे देखा जा सकता है, यहाँ तक कि दुनिया के ताकतवर तरीन खुर्दबीन से भी नहीं। इसकी वजह यह है कि एटम इतना छोटा है कि हमारी बेनाई और आलात दोनों इसकी शक्ल सूरत का अदराक करने से कासिर हैं। और हाँ, एटम को तोड़ा जा सकता है, मगर जो कुछ इस अमल से निकलता है वो अब असल अंसर नहीं रखता। क्यों? इसकी वजाहत आगे आएगी। और याद रखें, ये अमल नहायत मुश्किल है और उसमें तवानाई की इतनी ज़्यादा मकदार खारिज होती है कि एटम को तोड़ना एक खौफनाक मुहावरा बन चुका है। ये काम पहली बार 1919 में न्यूजीलैंड के अजीम साइंसदान रदरफोर्ड ने किया था। अगरचे एटम को देखा नहीं जा सकता और उसे तोड़ने का मतलब ये होता है कि वो अपनी असल शक्ल खो बैठे, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं जान सकते कि एटम अंदर से कैसा है। जैसा कि हमने इस सिलसिले की पहली वीडियो में एटम और जीन्स के मॉडल की बात की थी, जब साइंसदान किसी शे को बराह रास्त नहीं देख सकते तो वो उसके मुतालिक एक मॉडल तजवीज़ करते हैं, एक मफरूज़ा, एक ज़हनी खाका, और फिर उस मॉडल को तजुर्बात से परखते हैं। साइंसी मॉडल महज तख़य्युल की उड़ान नहीं होता, इसके पीछे ठोस तरीक़ाकार होता है। साइंसदान ये कहते हैं, अगर हमारा तजवीज़ करदा मॉडल दुरुस्त है तो हमें फ़िलान तजुर्बे से फ़िलान मुशाहिदा होना चाहिए। अगर तजुर्बा इस पेशगोई के मुताबिक निकले तो मॉडल को आर्जी तौर पर दुरुस्त मान लिया जाता है, वरना मॉडल को बदला जाता है या नया मॉडल पेश किया जाता है। आर्जी इसलिए कि मॉडल के ख़िलाफ़ कभी भी नई सबूत पेश की जा सकती है। यही अमल, यही मुसलसल जांच और तत्हीर साइंसी तरीक़ाकार कहलाता है। ये किसी भी देवमालाई कहानी से ज़्यादा दिलचस्प, शानदार और हकीकत पर मबनी होती है। 19वीं सदी के आखिर में इंग्लिस्तान के मशहूर फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने एटम का एक इब्तिदाई मॉडल पेश किया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। अगर ये मॉडल जल्द ही पुराना हो गया क्योंकि उससे बेहतर वजाहत रदरफोर्ड ने पेश की, वही साइंसदान जिन्होंने एटम को तोड़ा था। रदरफोर्ड थॉमसन के शागिर्द थे और बाद में उनकी जगह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बने। बाद में निल्स बोहर, जो खुद रदरफोर्ड के शागिर्द थे और डेनमार्क से ताल्लुक़ रखते थे, ने इस मॉडल में मज़ीद बेहतरी लाई। रदरफोर्ड बोहर मॉडल के मुताबिक एटम को एक नहायत मुख्तसर शमसी निज़ाम के तौर पर तस्वुर किया जा सकता है। इसके मरकज़ में एक न्यूक्लियस होता है जो एटम के तकरीबन तमाम मादी वज़न का हामिल होता है। इसके गिर्द बहुत छोटे ज़र्रात, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, गर्दिश करते हैं। अगरचे मदार या कशिश शकुल का दायरा कहना आसान है, मगर ये अल्फाज गलत फहमी पैदा कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना कोई गोल गेंद है, ना किसी ख़ास मकाम पर मौजूद होता है। इस मॉडल की हैरतअंगेज़ खुसूसियत ये है कि इस मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला, यहाँ तक कि ठोस तरीन मादून जैसे हीरे में भी न्यूक्लियस के साइज के मुकाबले में नाकाबिल यकीन हद तक ज़्यादा होता है। ये वो नुक्ता है जिसका हमने आगे वजाहत करने का वादा किया था और ये इंतहाई दिलचस्प भी है। हमने कहा था कि हीरे का क्रिस्टल दरअसल कार्बन एटम्स का एक मालिक्यूल है जिसे आप 3 जहती फौजी परेड की मानंद तस्वुर करें। अब हम इस मॉडल को नापतुल कर देखेंगे, यानी एटम के अंदरूनी साख्त को हमारे इर्द गिर्द मौजूद अशिया के हुजूम और फासलों की निस्बत से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम हर कार्बन एटम के न्यूक्लियस को एक फुटबॉल के बराबर तस्वुर करें तो इस फुटबॉल से अगले एटम के न्यूक्लियस या फुटबॉल का फासला 15 किलोमीटर के बराबर होगा, जिनके दरमियान इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। इस पैमाने के हिसाब से अगर न्यूट्रॉन फुटबॉल के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन का साइज एक मक्की के बराबर होगा, और ये मक्खियाँ भी फुटबॉल से कई किलोमीटर दूर होंगी जिनके गिर्द वो घूम रहे हैं।
हैरत अंगेज तौर पर इसका मतलब है कि हीरा, जो दुनिया का सबसे सख्त कुदरती मादा माना जाता है, दरअसल तकरीबन मुकम्मल तौर पर खाली है। यही बात पत्थरों, लोहे, शीशे, यहाँ तक कि सख्त तरीन लकड़ी पर भी सादिक आती है, और ख़ुद हम इंसान भी इसी उसूल के तहत तकरीबन खाली हैं। मैंने कहा था कि ठोस मादा एटम से भरपूर होता है, मगर ये भरपूर होना एक फ़रेब है, क्योंकि एटम्स के अंदर खिला ही खिला है। अगर न्यूक्लियस को फुटबॉल माना जाए तो हर दो फुटबॉलों के दरमियान 15 किलोमीटर का खिला होता है, और दरमियान में सिर्फ चंद इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जब मादा इतना खाली है तो ये हमें सख्त और ठोस क्यों महसूस होता है? अगर दीवार और मैं दोनों तकरीबन मुकम्मल तौर पर खिला पर मुश्तमिल हैं, तो मैं दीवार में से गुजर क्यों नहीं जाता? जवाब है, सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि उनके दरमियान मौजूद कुव्वतें, कशिश और फील्ड्स, यही वो चीज़ें हैं जो ठोसपन का एहसास पैदा करती हैं। दरअसल जब हम मादे के इस इंतहाई बारीक तरीन सतह पर पहुँचते हैं तो मादा और खिला की तमीज़ मदहम हो जाती है। इस लिहाज से यूँ कहना दुरुस्त नहीं कि न्यूक्लियस मादा है और बाकी सब खाली जगह। हम ठोस शे को इस बुनियाद पर पहचानते हैं कि हम इसमें से गुजर नहीं सकते। आप दीवार में से नहीं गुजर सकते, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मखसूस मकामात पर मखसूस कुव्वतों के तहत बंधे होते हैं। तकनीकी सतह पर यही ठोस की तारीफ है। माए भी इसी तरह होता है, बस फ़र्क यह है कि एटम्स के दरमियान मौजूद कुव्वतें कुछ कमज़ोर होती हैं, जिससे एटम्स एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसीलिए आप पानी में से गुजर सकते हैं, अगरचे हवा के मुकाबले में पानी में गुजरना कदरे मुश्किल होता है। इसी तरह गैस जैसे हवा में एटम्स एक दूसरे से तकरीबन आज़ाद होते हैं। गैस तभी मुज़ाहमत करती है जब उसके ज़र्रात आब की मुखालिफ सिमत में हरकत करें, जैसे कि तेज़ हवा या आंधी में। यकीनन न्यूक्लियस को फुटबॉल जैसी कोई चीज़ समझना एक सादा बल्कि बचगाना तशबीह है। साइंस की दुनिया में ऐसी तशबीहें सिर्फ इब्तिदा में मॉडल के तस्वुर को सहल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा मगर इंतहाई दिलचस्प है। दरअसल ये कहना ही मुश्किल है कि न्यूक्लियस की कोई मखसूस शक्ल है भी या नहीं। शक्ल और ठोस जैसी इस्तिलाहात जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बखूबी समझते हैं, जब हम इंतहाई छोटे पैमाने पर जाते हैं, जहां आपकी किताब के एक जुमले के आखिर में मौजूद नुक्ते में 1 खरब स्याही के एटम समा सकते हैं, अपनी मानूयत को देती है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर मज़ीद छोटे ज़र्रात होते हैं, जिन्हें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। आप उन्हें भी गेंदों की तरह समझ सकते हैं, मगर ये याद रखिए, ये भी हकीकत में गेंदी नहीं है। इन दोनों का हजम तकरीबन एक जैसा होता है, नाकाबिल तसव्वुर हद तक छोटा, लेकिन फिर भी वो उन इलेक्ट्रॉन से 1000 गुना बड़े हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द मदार में घूमते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़र्क बरकी बार है। प्रोटॉन पर मस्बत बार होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर मनफी बार। न्यूट्रॉन्स मुकम्मल तौर पर गैर मुतहर्रिक बरकी लिहाज से, यानी इन पर कोई बार नहीं होता। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स निहायत ही छोटे स्केल पर मौजूद होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सिर्फ छोटे स्केल पर, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया, इसलिए एक एटम का कुल वज़न तकरीबन सिर्फ उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई मिक़दार से मुतय्यन होता है। यहाँ वज़न से मुराद मास है, एक ऐसा तस्वुर जिसे हम आम तौर पर वज़न के तौर पर समझते हैं, हालांकि फ़िज़िक्स में इन दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क हम अगले किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मास को वज़न की तर्ज पर समझना काफ़ी है। एक अंसर की मास उसके एटम्स में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद पर मुनहसर होती है। हर अंसर के एटम में प्रोटॉन्स की तादाद मखसूस और मुस्तकिल होती है, जो कि उसके इर्द गिर्द घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। अलबत्ता इलेक्ट्रॉन्स की मास इतनी मामूली है कि वो मुकम्मल मास में कोई काबिल ज़िक्र इजाफा नहीं करते। अब आइए इस सवाल पर वापस चलें जो हमने कुछ देर कबल उठाया था। जब हम किसी मादे मसलन शीशे के टुकड़े करते चले जाएं, तो एक मकाम ऐसा आता है जब मज़ीद टुकड़ा करने से वो शीशा नहीं रहता। वजह यह है कि शीशे के एटम में 82 प्रोटॉन्स होते हैं। अगर आप किसी तरह इस एटम को इस तरह तोड़ दें कि प्रोटॉन्स की तादाद कम या ज़्यादा हो जाए, तो वो अंसर अब शीशा नहीं कहलाएगा। अलबत्ता एटम में न्यूट्रॉन्स की तादाद में कमी बेशी हो सकती है, जिनको आइसोटोप्स कहा जाता है। मसलन कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन सब में प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, मगर न्यूट्रॉन्स बिलतरतीब 6, 7 और 8। कुछ आइसोटोप्स जैसे कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी ये वक्त के साथ एक और अंसर में तब्दील हो जाते हैं। ये तब्दीली एक मखसूस शरह से होती है, मगर किसी ख़ास लम्हे पर इसकी पेशगोई करना मुमकिन नहीं।
جس طرح ہم نے پچھلے ایک ویڈیو میں فوسلز کے موضوع پر اس حوالے سے بتایا تھا کہ ماہرین آثار قدیمہ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے فوسلز یا پرانی اشیاء کی عمر کا اندازہ لگاتے ہیں۔ کاربن 14 زیادہ تر ان اشیاء کی تاریخ معلوم کرنے میں استعمال ہوتا ہے جو فوسل سے نسبتاً کم عمر ہوں، مثلاً قدیم لکڑی کی کشتیوں کے ملبے۔ تو کیا یہ سلسلہ مادے کو چھوٹے سے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے چلے جانا پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران پر آ کر ختم ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پروٹونز اور نیوٹرونز بھی ٹھوس نہیں، بلکہ ان کے اندر بھی مزید باریک ذرات موجود ہوتے ہیں جن کو سائنسدان کوارکس کہتے ہیں۔ لیکن کتاب کا مصنف اس بارے میں خاموش رہتا ہے، کیونکہ اس کے بقول کوارکس کا تصور اور اس کی تفصیل اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کو پورا سمجھنا اس کے لیے بھی مشکل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی فہم کے سرحدی علاقوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں، بہت ممکن ہے کہ ہم آنے والے وقت میں ان رازوں کو بھی سلجھا لیں۔ سائنسدان ان پر دن رات محنت کر رہے ہیں، مگر سائنسی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے یہ تسلیم کریں کہ ہم فی الحال کیا نہیں جانتے، تبھی ہم سیکھنے کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی ماہرین موجود ہیں جو اس عجیب و غریب ناپائیدار کناروں والی دنیا کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن میں ان میں شامل نہیں۔ میں جانتا ہوں میری حدود کہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ کہنا تو درست ہوگا کہ ہر عنصر اپنی جگہ منفرد ہے، لیکن کاربن ایک ایسا عنصر ہے جس کی خصوصیت اسے تمام عناصر سے ممتاز کرتی ہے، اتنی ممتاز کہ کیمیا کا ایک مکمل شعبہ صرف اسی کے لیے مختص ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کاربن میں ایسا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کاربن کے ایٹموں میں آپس میں جڑنے کی ایک ایسی حیرت انگیز صلاحیت ہے جو کسی اور عنصر کے ایٹم میں نہیں۔ یہ ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف شکلوں میں جڑ سکتے ہیں، جیسے زنجیر، لمبی، چھوٹی یا گول زنجیریں، جیسے کوئی کھلونا جوڑنے کا سیٹ ہو۔ یوں کاربن کی کیمیا ہمیں تقریباً لامحدود قسم کے مالیکیولز کے امکانات فراہم کرتی ہے، ایسی اشکال جو ہر بار مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور یہ صرف نظریاتی بات نہیں، زندہ اجسام میں ہزاروں اقسام کے پیچیدہ مالیکیولز پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد کاربن ہی ہے۔ انسانی جسم کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم میں سب سے زیادہ آکسیجن کے ایٹمز پائے جاتے ہیں، جو تقریباً 60% بنتا ہے۔ جبکہ دوسرے نمبر پر انسانی جسم میں جو عنصر زیادہ پایا جاتا ہے وہ ہے کاربن، جو جسم کی ہڈیوں اور دیگر عضلات سمیت ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، جو کہ پورے جسم کا تقریباً 18% بنتا ہے۔ مثال کے طور پر مائیوگلوبن ایک بڑی جسامت کا مالیکیول ہے جو انسانی عضلات میں لاکھوں کی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں صرف کاربن کے ایٹم نہیں ہوتے، لیکن اس کا مرکزی ڈھانچہ کاربن ایٹم سے ہی بنتا ہے۔ یہ ایٹمز ایک دوسرے سے جڑ کر ایسے جالنما یا ڈھانچے بناتے ہیں جیسے بچوں کے مشہور ٹنکر ٹوائے، جن سے مختلف اشکال بنائی جا سکتی ہیں۔ یہی خاصیت کاربن کو منفرد بناتی ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا میں زندگی ممکن ہوئی ہے، چاہے جانور ہوں یا نباتات۔ جب ہم صرف ایک مالیکیول یعنی مائیوگلوبن میں اتنی زیادہ ساختگی پیچیدگی دیکھتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کاربن ایٹم وہ خاص ترین ایٹم ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی پیچیدہ اور مختلف عضلات کی بناوٹ ممکن ہوئی ہے۔